गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। अब दोस्तों टॉपिक अगर हम देखें दैट इज बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। ये वीमर रिपब्लिक क्या था, चलिए देखते हैं। 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में, मतलब अर्ली 1900s में, जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर। इट वॉज रियली अ टफ नट टू क्रैक। तगड़ी टक्कर थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने लड़ा, जो कि चला था 1914 से 1918 तक। जर्मनी ने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ साथ हाथ मिला के ये वॉर लड़ा। मतलब जर्मनी के पार्टनर ऑस्ट्रियन एम्पायर थे। ये वॉर अलाइज के अगेंस्ट हुआ था। अलाइज में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। सब लोगों ने ये वॉर, पता है जब इस वॉर की शुरुआत हुई थी तो दोस्तों ऐसा लग रहा था हाँ ठीक है, दो सुपर पावर्स आपस में टकरा रहे हैं, जल्दी से वॉर खत्म हो जाएगा, कुछ महीनों का है, एक पीस कॉल आ जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये हो गई कि धीरे धीरे ये पूरा वॉर यूरोप के लगभग सारे देशों में फैल गया एंड it started draining the whole Europe out of its resources. जर्मनी ने इनिशियली तो फ्रांस एंड बेल्जियम को एकदम ऑक्यूपाई कर लिया। बाद में एलाइज को मानो एक ऑक्सीजन मिल गई। 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एंट्री होती है वॉर में, एलाइड फोर्सेस की तरफ से। उस समय द डाइंग एलाइज सफोकेटिंग, जो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, सडनली उन्हें सरप्लस सप्लाई मिल गई यूनाइटेड नेशंस की एंट्री के कारण एंड तख्ता पलट गया। नवंबर 1918 में जर्मनी और सेंट्रल पावर्स को सडनली डिफीट देखना पड़ी एलाइड फोर्सेस के हाथों। ये जो डिफीट थी, इसके बाद हुआ ये कि जर्मनी के अंदर जो टसल चल रही थी, जर्मनी वॉज एक्चुअली अ मोनार्की, एक इंपीरियल लैंड थी, किंग का रूल चल रहा था, एम्परर थे वहां पे। एम्परर को वॉर के बाद अपने थ्रोन को एब्डिकेट करना पड़ा, ही हैड टू एब्डिकेट, उनको अपने थ्रोन से नीचे उतरना पड़ा। ये पार्लियामेंट्री जो पार्टीज थी ना, उनको एक मौका दे गई कि नाउ वी कैन गो अहेड एंड रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। हम लोग अब जर्मन पॉलिटिक्स के अंदर अपनी एंट्री ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वाली बात सुनी है ना दोस्तों, वही चीज हुई थी। एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है वीमार एक शहर है वहां पर, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा वो डिजाइन करके सेटअप करने की पूरी बात रखी जाती है। अब डेप्यूटीज इलेक्ट किए जाने लगे। राइक्सटैग इज बेसिकली जर्मन पार्लियामेंट का एक नेम। उसके लिए डेप्यूटीज को इलेक्ट किया जाने लगा। अच्छा, एक चीज इसमें अच्छी हुई थी, इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई थी दोस्तों। मतलब ऑल एडल्ट्स कुड कास्ट द वोट इंक्लूडिंग विमेन। ये चीज बहुत अच्छी डाली गई थी, मगर पहली बार ऐसा हो रहा था कि विमेन वॉज प्रोबेबली बीइंग गिवन टोटल राइट्स। इसका थोड़ा सा एक्सटेंट वहां भी जाता है दोस्तों। ये एक है 10th क्लास हिस्ट्री में है, जर्मनी को जर्मेनिया के नाम से भी एक एलिगरी इज मीन्स, जैसे भारत माता एक इमेज है, वैसे एलिगरी जर्मेनिया है एंड दैट इज अ फीमेल। तो प्रोबेबली वहां पे विमेन को उतने राइट्स मिल गए थे। यहां मैं बात कर रहा हूं 1918-1920 के पीरियड की। हालांकि इस रिपब्लिक को इसी के देश के लोगों द्वारा उतना अच्छे तरीके एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि जिन टर्म्स पे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिफीट एक्सेप्ट करी थी ना, उन टर्म्स में जर्मनी के साथ जो बर्ताव हुआ था दैट वाज नॉट एट ऑल अपलॉडेबल। इफ यू कैन सी जर्मनी का अगर आप एक्सटेंट देख रहे हैं यहां पे, ये पूरा एरिया इन द ब्लू बॉर्डर इज ऑल जर्मनी। वॉर के एंड में जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी, जिसे हिंदी में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सेल में
जो ज़मीनें जर्मनी से ले ली गई थी वो देखिए, नॉर्थ श्लेल्विग, देन कम्स योर बेल्जियम का सपोर्टिंग एरिया, लोरेन अल्सास जो फ्रांस की लैंड थी वो ले ली गई थी, वेस्ट प्रशिया पोजेन का पूरा एरिया डांजिग से लेके ऊपर लिथुएनिया के पास तक, एवरीथिंग वाज टेकन। लीग ऑफ नेशंस जब बना था उसने पूरी राइनलैंड ले ली थी। ये राइनलैंड का जो एरिया था ये डीमिलिटराइज जोन हो गया था और उसके पास में एक बफर जोन क्रिएट किया गया था फ्रांस के पास में। ये सारलैंड है, सार्दिना एंड ऑल, उस जगह आ गए थे, लोरेन अल्सास, इधर पूरा एक इन लोगों से डांजिग ओशन के पास में, कैस्पियन सी और बाल्टिक सी के पास में पूरा एरिया इनसे ले लिया गया था। ये सब कंडीशंस ऐसी थी कि जर्मनी वॉज लिटरली रिप्ड ऑफ, यू नो दोस्तों, हुआ ये था दैट इट वॉज रिप्ड ऑफ लिटरली ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज एंड लैंड। डीमिलिटराइज कर दिया आपने एक देश को, सारी चीजें खत्म कर दी। ये जो एग्रीमेंट था इट वॉज क्वाइट हार्श एंड इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग, शर्मनाक था ये। जर्मनी मदद करने गया था वहां पे ऑस्ट्रियन एम्पायर की, और प्राइस अब पे कर रहा था जर्मनी, पूरे वॉर का खर्चा जर्मनी से लिया जा रहा था। जितनी ओवरसीज कॉलोनीज थी मोटे तौर पे अगर देखें, सारी ओवरसीज कॉलोनी खत्म, जो भी कॉलोनीज बना के रखी थी जर्मन एम्पायर ने। 1/10 पॉपुलेशन फ्रांस को दे दी गई, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन रिसोर्सेज, 26% कोल रिसोर्सेज फ्रांस को दे दिया गया। पोलैंड, डेनमार्क, लिथुएनिया वर जस्ट फॉलोअर्स, बट सा गया था जर्मनी। एलाइड पावर्स ने जर्मनी को डीमिलिटराइज इसलिए करा था कि जर्मनी की मिलिट्री पावर कम हो जाए, और एक वॉर गिल्ट क्लॉज आया था। वॉर गिल्ट क्लॉज मतलब वॉर का कारण जर्मनी को बनाया गया था, और एलाइड कंट्रीज में जितने भी डैमेजेस हुए थे वो सब जर्मनी को ब्लेम कर दिया गया था। कंपनसेशन जो था ना दोस्तों, दैट वाज 6 बिलियन पाउंड्स दैट जर्मनी हैड टू पे। कैन यू जस्ट बिलीव 6 बिलियन पाउंड्स? ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1915 1920 की बात कर रहा हूं। वी हैव हर्ड कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर थे, वो लोग चंद रुपयों में पूरा मार्केट खरीद के ले आते थे। दोस्तों उस समय मनी की वैल्यू ज़्यादा थी, तो आप सोचिए उस वक्त 6 बिलियन पाउंड्स की वैल्यू क्या होगी। जर्मनी पे वो पूरा आर्थिक दबाव डाल दिया गया था। इट वॉज रियली अ बैड सिचुएशन फॉर जर्मनी। लोगों के अंदर ये फीलिंग आई थी कि ये क्या हो रहा है, आपने ये टर्म्स क्यों एक्सेप्ट करें, इससे अच्छा तो वी बेटर वुड हैव डाइड। हालत ऐसी हो गई है। तो एक फैक्शन था जर्मनी में जो इस वीमर रिपब्लिक को स्टैब्लिश करने वाली कम्युनिटी और टीम के अगेंस्ट सोचने लगा था। ये जो शर्मनाक हार हुई थी ना, बहुत ही जल्दी 20-25 साल के अंदर इसका जवाब मिलने वाला था। एंड वीमर रिपब्लिक की स्थापना को भी एक तरीके से डिग्रेडिंग मूवमेंट के समान देखा जाने लगा था जर्मनी के अंदर। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।